नमस्कार दोस्तों, समृद्धि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था वाला जो पार्ट है उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसको आप संघवाद या संघ और उसका राज्य क्षेत्र या संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में देखते हो। दोस्तों, ये टॉपिक कई सारे टॉपिकों से मिलकर बना है। पहले देखें अपन संविधान में इसका प्रावधान, वो देखेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद में अनुच्छेद 1 से 4 तक ये बताया गया है कि राज्यों का पुनर्गठन, नए राज्यों का भारत की सीमा में प्रवेश या राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में, इनमें जो परिवर्तन है वो संसद के द्वारा कैसे किया जाता है और किस प्रकार हुआ है। फिर दोस्तों ये देखेंगे साथ में कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के अंदर कुछ रियासतें, कुछ बोले तो 3 रियासतें ऐसी रह गई थी जिनका भारत संघ में विलय नहीं हुआ था, उनको बाद में विलय किया गया। उन तीनों की प्रोसेस देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात या संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस दिन संविधान में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। उन राज्यों की श्रेणियों को देखेंगे। फिर राज्यों की श्रेणियों को अगर देखेंगे तो श्रेणियों के बाद एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई थी। क्या जंग छिड़ी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, इसको लेकर। तो इसको लेकर दोस्तों 1948 में जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रांतीय भाषा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन जून 1948 में किया गया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1948 में। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद कांग्रेस की जो कार्यकारी समिति थी उसके द्वारा एक प्रांतीय भाषा समिति का गठन किया गया। प्रांतीय भाषा समिति को हम जेवीपी समिति के नाम से भी जानते हैं। इसका जेवीपी समिति नाम क्यों पड़ा आगे देखेंगे अपन। और थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पटाभी सीता रमैया। दोस्तों इसका गठन जो किया जाता है वो दिसंबर 1948 में किया जाता है और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, वो दी थी अप्रैल 1949 में। 1949 में इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तत्कालीन सरकार ने देश की एकता और अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि कुछ समय तक राज्यों के पुनर्गठन की जो भाषा के आधार पर मांग की जा रही है उसको टाल दिया गया। 2-3 साल तक इसको देखते रहे। फिर अंतिम रूप से 1953 में एक आयोग का गठन किया दोस्तों, और इस आयोग का जो गठन किया गया था, इस आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली उस समय उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हुआ करते थे। इसके कुल मिला के 3 सदस्य थे। एक थे हरदेनाथ कुंजरू, उस समय वो राज्यसभा सदस्य थे, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था के.एम. पर्णिकर, जो मिस्र देश जो है उसमें राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए थे। इस आयोग ने 55 में अपनी रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही जिसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया दोस्तों, और ये अधिनियम वास्तविक रूप से लागू होता है 1 नवंबर 1956 को। जब यह अधिनियम लागू होता है दोस्तों, फजल अली आयोग ने सिफारिश की थी कि देश के अंदर 16 राज्य बनाए जाएं और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। राज्यों की जो श्रेणी है वो समाप्त कर दी जाए। लेकिन इस अधिनियम के तहत दोस्तों 1 नवंबर 1956 को भारत के अंदर क्या बनाए गए, 14 राज्य बनाए गए और 6 क्या बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश, जिसको कई बार संघ शासित प्रदेश भी अपन बोल देते हैं। इनका गठन कर दिया गया। उसके पश्चात जो राज्यों की श्रेणियां बांटी गई थी, फजल अली आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि ये जो राज्यों की श्रेणियां बांटी गई है
इन श्रेणियों को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो फिर इन राज्यों की श्रेणियों को समाप्त करने के लिए एक संविधान में संशोधन किया गया, जिसको 7वें संविधान संशोधन के रूप में जानते हैं। और इसके तहत संविधान का 7वां जो भाग है उसको क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया, या संविधान की भाषा में बोले तो निरसित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। फिर आज वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत के अंदर कुल 28 राज्य हैं। मैं आपको बताऊंगा पूरे पूरे 28 के 28 राज्य, जो 14 से 28 राज्य कैसे बने। तो अपन शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले देश रियासतों का एक एक से पहले पढ़ेंगे अपन संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 ये कहता है दोस्तों, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। दोस्तों इस संघ शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। अंग्रेजी में संघ शब्द को यूनियन से भी दर्शाते हैं और संघ शब्द को फेडरेशन के रूप में भी दर्शाते हैं। तो दोनों को समझ लेते हैं कि भारत में किसको अपनाया गया है। दोस्तों भारत के अंदर ये स्पष्ट कहा है कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। और संघ के रूप में भारत में कौन से शब्द को लिया गया है, यूनियन शब्द को लिया गया है। कौन से शब्द को लिया गया है, यूनियन। और यूनियन का अर्थ क्या होता है कि देश का निर्माण, देश का निर्माण, निर्माण राज्यों के साथ, राज्यों के साथ संधि, संधि या समझौते का, समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात अपन कह सकते हैं दोस्तों, राज्यों ने, राज्यों ने सर्व सहमति से, सहमति से संघ यानी कि यूनियन का क्या किया है, निर्माण किया है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक, प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य से अन्य राज्य, अन्य राज्य बनाए जा सकते हैं। लेकिन, लेकिन संघ से दूसरा राज्य, दूसरा देश या संघ का निर्माण, का निर्माण, निर्माण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। अर्थात ये कहना कहीं पर भी अनुचित नहीं होगा दोस्तों कि भारत विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी, अविनाशी संघ होगा। दूसरी तरफ इसमें यहां बात करें दोस्तों फेडरेशन की, फेडरेशन की, फेडरेशन की बात करें तो इसका अच्छा एग्जांपल देखने को हमें कौन सा मिलता है, देश संयुक्त राज्य अमेरिका मिलता है। फेडरेशन का मतलब है कि संघ का जो निर्माण है, संघ का निर्माण, निर्माण राज्यों के साथ, राज्यों के साथ, के साथ संधि, संधि या समझौते का परिणाम है, समझौते का, समझौते का परिणाम है। अर्थात अपन कह सकते हैं दोस्तों, अर्थात, अर्थात संघ से, संघ से
अलग होके, अलग होके या अलग होकर राज्य अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व अस्तित्व रख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है यूएसए। तो अब पता चला होगा भारत जो राज्यों का संघ है उससे कोई दूसरा संघ नहीं बन सकता, कोई भी राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकता। हाँ, प्रशासनिक सुविधा के लिए एक राज्य का पुनर्गठन करके दूसरा राज्य बनाया जा सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि उस समय 14 राज्य थे, आज वर्तमान में कितने हैं? 28 हैं, और भविष्य में भी और ज्यादा होने की संभावना ये है। फिर दोस्तों अनुच्छेद 2 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 2 ये कहता है भारत की सीमा में, भारत की सीमा में नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश या राज्यों का गठन या पुनर्गठन भी आप लोग कह सकते हो, राज्यों का पुनर्गठन राज्य के नाम में, सीमा में और क्षेत्र में, और क्षेत्र में, सीमा में और क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है, किया जा सकता है। और इस संबंध में सबसे खास बात दोस्तों जो मैं बताने चाह रहा हूं आपको, इस संबंध में कानून, कानून बोल सकते हो, विधि बोल सकते हो, विधि बनाने की जो शक्ति है, बनाने की शक्ति जो है, बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ सिर्फ अपन कह सकते हैं कि इस विधि या कानून बनाने की शक्ति जो है, शक्ति संसद में निहित होगी। किसमें निहित होगी? संसद में, संसद में निहित होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसा जो कानून बनाया जाता है, जो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन है, सीमा में परिवर्तन है, क्षेत्र में बदलाव है, राज्यों का पुनर्गठन करना है, ये सारा सारा किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा किया जा सकता है। फिर अगली बात करें अपन अनुच्छेद 2A। हाँ जी, अपन अनुच्छेद 2A की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 2A जो है वो मूल संविधान में नहीं था। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सिक्किम राज्य को भारत का सह राज्य बनाया। क्या बनाया गया? सह राज्य। और सह राज्य जैसे शब्दों का संविधान में उल्लेख नहीं है, तो इसके लिए एक संविधान में संशोधन करके और एक नया अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। और ऐसा जो किया गया था वो किया गया दोस्तों 35वां संविधान, संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। जो सिक्किम राज्य हुआ करता था, जहां पर चोग्याल वंश का शासन था। किस, कौन से वंश का शासन था? चोग्याल वंश का, जिसको भारत में मिलाया गया। और इस समझौते के साथ कि सिक्किम को भारत का, सिक्किम को भारत का, सिक्किम को भारत का, सिक्किम को भारत का, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया, सह राज्य बनाया। जिसमें प्रोविजन क्या था दोस्तों? जिसमें जो रक्षा के मामले थे, जो संचार के मामले थे, रक्षा के मामले थे, संचार के मामले थे, और विदेश के जो मामले थे, ये विदेशी मामले, विदेशी मामले, वो तो किसने रखे? भारत संघ ने रखे। जबकि अन्य जो आंतरिक मामले थे,
अन्य जो इन तीनों को छोड़कर अन्य जो आंतरिक मामलों में, अन्य आंतरिक मामलों में सिक्किम को पूर्ण अधिकार दिए गए, पूर्ण अधिकार दिए गए। दोस्तों, तत्कालीन समय को ध्यान में रखते हुए उस समय की भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा समय का सदुपयोग करते हुए चीन का भी भारत पर दबाव बनाया जा रहा था। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी के द्वारा निर्णय लिया गया कि क्यों न 2A को या 35वें संविधान संशोधन को रद्द किया जाए और पूर्ण रूप से सिक्किम को क्या बनाया जाए, भारत का राज्य बनाया जाए। और इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ा, संविधान में फिर से संशोधन किया और अनुच्छेद 2 को और 36वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया। और सिक्किम भारत का उस समय कौन सा राज्य बनता है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना, भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है, आगे अपन अगर बात करें अगले अनुच्छेद की, क्योंकि 2 तक हमने देख लिया है कि ये कानून कौन बनाएगी, संसद। लेकिन ये कानून बनाने की जो संसद की प्रक्रिया है वो किस प्रकार रहने वाली है, तो इसको अपन देखें अपन, तो अनुच्छेद 3 यानी कि राज्य का गठन, नाम, सीमा, क्षेत्र में बदलाव के संबंध में कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया। इसको अगर देखें दोस्तों, इसके लिए अनुच्छेद 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रकार का अगर विधेयक कोई लाया जाता है तो वो विधेयक लाया जाता है उससे पहले भारत के जो राष्ट्रपति है उनके पास एक अभिशंसा भेजी जाती है कि फला राज्य का गठन या उसके नाम में, क्षेत्र में बदलाव किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के द्वारा उस संबंध में राय जानने हेतु संबंधित राज्य, जैसे मान लो किसी भी राज्य के नाम में या क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो उस राज्य की विधानसभा या विधानमंडल के पास राष्ट्रपति क्या भेजेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे। यानी कि राय जानने हेतु, राय के लिए विधानमंडल क्या दोस्तों विधानसभा कह सकते हैं अपन, विधानसभा के पास राष्ट्रपति के द्वारा क्या भेजा जाएगा, प्रस्ताव भेजा जाएगा। किसके लिए, राय जानने के लिए। ये तो लिख ही दिया, राय जानने के लिए क्या भेजा जाएगा, प्रस्ताव भेजा जाएगा। और ध्यान रखना, ये जो प्रस्ताव भेजा है ये प्रस्ताव कितने समय में भेजा जाएगा या उस विधानमंडल के द्वारा कितने समय में जवाब देना है, समय सीमा में बदलाव और समय सीमा का निर्धारण, समय सीमा निर्धारण या समय सीमा में बदलाव सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अब इस राज्य की विधान, कोई भी राज्य जो संबंधित राज्य जिसके नाम और सीमा या क्षेत्र में बदलाव करना प्रस्तावित है, जिसके पास राय जानने के लिए ये प्रस्ताव भेजा है राष्ट्रपति ने, ये इस प्रस्ताव को उस राज्य की विधानमंडल या विधानसभा के द्वारा उस प्रस्ताव के संबंध में हाँ या ना
कैसे भी करके राष्ट्रपति को क्या देना होता है, जवाब देना होता है। जैसे ही राष्ट्रपति के पास जवाब आता है या तो इस जवाब के बाद दोस्तों इसके संबंध में कानून कौन बनाता है, हम लोग देख चुके हैं पहले, संसद बनाती है। और संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं, लोकसभा और दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा। जब ये प्रस्ताव राय जब किसी राज्य की विधानमंडल या विधानसभा से मिल जाती है तो राष्ट्रपति संसद में पेश करने से पहले जिस सदन में पेश किया जाता है उस सदन के द्वारा किस राष्ट्रपति से क्या ली जाती है, पूर्वानुमति। क्या ली जाती है, पूर्वानुमति ली जाती है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात ये विधेयक दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। मान लो ये लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा और फिर राज्यसभा में, और दोनों सदनों द्वारा इसको कैसे बहुमत से, साधारण बहुमत से पारित करना पड़ता है। जैसे ये साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, पारित होने के बाद में वापस अनुमति के लिए किसके पास जाएगा, अनुमति के लिए किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अनुमति के लिए किसके पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास से भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्तियां हैं उसका प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति निश्चित रूप से इस पर अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य हैं। खास रूप से ध्यान रखना है दोस्तों, इस प्रकार जो बनाया गया कानून है उसमें ना तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, और ना ही राष्ट्रपति अनुमति के लिए मना कर सकते हैं, ना ही राष्ट्रपति अनुमति के लिए क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। ठीक है। इसके पश्चात जैसे ये प्रक्रिया पूर्ण होती है तो उस राज्य का जो गठन करना है गठन हो जाएगा, उस राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में जो बदलाव करना है वो बदलाव हो जाएगा। अब अपन देखते हैं अगला, इसके पश्चात अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी कानून बनेगा, या संशोधन होगा उसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात एक दूसरी बात और कह सकते हैं अपन कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं होगा, संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर कोई भारत का क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना है तो उसमें क्या करने की आवश्यकता है, संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। अर्थात भारत के किसी भूभाग को यदि किसी देश को सौंपना है तो संविधान में
तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमने प्रावधान पढ़े हैं, राज्यों का गठन, नाम, क्षेत्र, सीमा में, इन सब में बदलाव वाला। अब अपन बात करते हैं जो अपन शुरुआत में जो टॉपिक लेके चले थे कि ये कंप्लीट होता है कि देशी रियासतों का एकीकरण किस प्रकार किया गया, वो देखते हैं। देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों के एकीकरण की अगर बात करें तो देशी रियासतों का एकीकरण यानी कि हम बात करते हैं कि जब देश आजाद हुआ था उस समय देश के अंदर लगभग 562 देशी रियासतें थी। कितनी थी? आजादी के बाद, आजादी के समय, आजादी के समय देश में लगभग 562 देशी रियासतें थी। जिनमें से लगभग 559 देशी रियासतों का एकीकरण स्वतंत्रता से पूर्व कर लिया गया। लेकिन तीन रियासतों का एकीकरण स्वतंत्रता के पश्चात किया गया, क्योंकि भारत स्वतंत्रता अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रावधान किया गया था कि देशी रियासतें तीन प्रकार से अपना अस्तित्व रख सकती है। या तो वो खुद क्या कर सकती है, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। क्या रख सकती है? स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। या किसमें शामिल हो सकती हैं? वो भारत संघ में हो सकती है। और या क्या कर सकती हैं? पाकिस्तान में जा सकती है। कहाँ जा सकती है? पाकिस्तान में। इसी का फायदा उठाते हुए तीन देशी रियासतों ने बड़ी समस्या क्रिएट की थी। वो तीन देशी रियासतें जो थी उनमें से सबसे पहला नंबर आता है जम्मू कश्मीर रियासत का। जम्मू कश्मीर रियासत की अगर बात करें तो यहाँ के जो शासक थे डोगरा वंश के, राजा का नाम था हरि सिंह। ये रियासत, इस रियासत की अधिकतर जनसंख्या यानी कि लगभग 80% जनसंख्या पाकिस्तान मुस्लिम थी, जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, लेकिन राजा हिंदू थे, वो भारत संघ में विलय चाहते थे। तो सामंजस्य के इस सामंजस्य में रह गए कि भारत में इसका ये शामिल होगी या पाकिस्तान में। तो फिर इसको हरि सिंह के द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत संघ में शामिल हुई। भारत संघ में
शामिल कर लिया गया। दूसरी रियासत की अगर बात करें तो वो थी जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत, जूनागढ़ रियासत जो है वो वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में ये पड़ती है गुजरात में। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में। और यहाँ के जो शासक थे, नवाब थे, जिनका नाम था महबत खान। कौन थे? महबत खान, जो पाकिस्तान में विले चाहते थे और पाकिस्तान चले गए। और फिर जनमत संग्रह के द्वारा 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह से भारत संघ में शामिल कर लिया। भारत संघ में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? भारत संघ में। फिर तीसरी जो रियासत थी जिसको हम लोग हैदराबाद रियासत के नाम से जानते हैं। हैदराबाद जो एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी और बहुत ही अमीर रियासत थी ये रियासत, और जिसके नवाब थे जिनका नाम था ओस्मान अली खान। और ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहते थे। लंबे संघर्ष के बाद भारत सरकार के द्वारा पुलिस कार्रवाई करके, पुलिस कार्यवाही जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया, लगभग 18 सितंबर 1948 को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। शामिल कर लिया गया। इसी क्रम में अपन देखें तो हमने देखा है देशी रियासतों का एकीकरण भी कर लिया। अब स्वतंत्रता के पश्चात जो श्रेणियां जो शामिल की गई थी, उन श्रेणियों की अगर बात करें तो 4 श्रेणियां थी। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों की श्रेणियां, या आप कह सकते हो कि जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय संविधान लागू हुआ उस समय, यानी कि 26 जनवरी 1950 को राज्यों की श्रेणियों को अगर देखा जाए तो राज्यों को 4 श्रेणियों में बांट रखा था। कितनी श्रेणियों में बांट रखा था? 4 श्रेणियों में बांट रखा था। राज्यों की ये जो 4 श्रेणियां थी, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। 4 श्रेणियों में अगर देखें, जो ए श्रेणी थी इसमें किसको शामिल किया गया था? ब्रिटिश प्रांतों को शामिल किया गया था। और इनकी संख्या कितनी थी? 9 थी, जिसमें अपन देख सकते हैं असम था, बिहार था, पश्चिम बंगाल था, ओडिशा था। उस समय उड़ीसा था, संयुक्त प्रांत
मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, और फिर बात करें मद्रास था, बॉम्बे था, बॉम्बे, और एक था पंजाब। बी श्रेणी में बात करें, बड़ी देशी रियासतें थी। क्या थी? बड़ी देशी रियासतें थी। बड़ी देशी रियासतें, इनमें भी कितनी, इनकी संख्या भी कितनी हुआ करती थी? 9 हुआ करती थी, जिसमें ठीक से बैठ जाओ यार। जिसमें 9 देशी रियासतों में अगर बात करें तो राजस्थान जो था, जम्मू कश्मीर था, हैदराबाद इसी में शामिल था, सौराष्ट्र था, त्रावणकोर था, मध्य भारत था, विंध्यन क्षेत्र था, विंध्यन प्रदेश, पेप्सू, और एक था मैसूर। ठीक है, इसमें बड़ी रियासतें, सॉरी छोटी रियासतें, छोटी रियासतें प्लस केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी इस केंद्र शासित प्रदेश ना काम में लेके अपन चीफ कमीशन क्षेत्र लेंगे ना तो ज्यादा ठीक रहेगा। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो इसमें कुल मिला के कितने क्षेत्र थे? 10 क्षेत्र थे। कितने क्षेत्र थे? 10 क्षेत्र थे। हो गया? दिल्ली के साथ साथ अपन कुर्ग, और एक अपना था राजस्थान में अजमेर। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन कूच बिहार, कच्छ, बिलासपुर, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, भोपाल। कितने हो गए? 10 हो गए। ये क्षेत्र था। और डी श्रेणी में अगर बात करें अपन, डी श्रेणी में जो थे वो थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमने स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों की जो श्रेणियां थी, जो 4 श्रेणियों में बांटा गया था, जिसमें आपको खास रूप से ध्यान रखना है जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनको, कि राजस्थान को उस समय कौन सी श्रेणी का राज्य बनाया गया था? बी श्रेणी का राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो एक तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, देशी रियासतों का एकीकरण, और स्वतंत्रता के पश्चात या संविधान लागू होते समय जो राज्यों की श्रेणियां थी वो श्रेणियां। ये 3 पार्ट हमने किए हैं। अगली क्लास में ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो भी जल्दी ही करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।